ओम समेषाम स्वागतम। सभी का स्वागत करते हैं देहरादून दून क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तथा ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से। आज हम जो हिंदी विषय के अंतर्गत उत्तराखंड लेक्चरर प्रवक्ता परीक्षा में हिंदी पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, तो इस विषयगत विषय वस्तु में द्वितीय प्रश्न पत्र में हम देखते हैं कि जो हमारी भारतीय परंपरागत विषय शास्त्र हैं, विषय अध्ययन है, किस प्रकार से हमको इसमें काव्य शास्त्र, आलोचना, भाषा एवं व्याकरण, इन तीन विषयों के विस्तार स्वरूप में भारतीय काव्य शास्त्र नंबर 1, नंबर 2 में पाश्चात्य काव्य शास्त्र और नंबर 3 में हिंदी आलोचना, 4 में हिंदी वाक्य रचना एवं व्याकरण और 5वां संस्कृत काव्य रचना एवं व्याकरण, जिसमें कि संधि, समास, कारक, शब्दरूप, धातुरूप, मुहावरे, लोकोक्तियां एवं सूक्तियां, अन्य विविध स्वरूप और उसके बाद फिर आलोचनात्मक दृष्टिकोण और पूर्व में काव्य शास्त्र का अनुशीलन। इन विषयों के आधार पर, इन टॉपिकों के आधार पर ये हैं 7 विषय वस्तु, 7 विभाग हैं। 7 विभाग के आधार पर हमको पहला काव्य शास्त्र, उसके बाद उनमें क्या क्या आलोचनाएं हुई है, और उसके बाद भाषा और भाषा विज्ञान, भाषा विषय के बाद फिर व्याकरण। तो हम आज इस कक्षा में ये देखेंगे, हमारा जो विषय रहेगा, जो विषय है वह है संस्कृत व्याकरण। व्याकरण हम इसलिए अध्ययन करते हैं, व्याकरण का हम पहले प्रथम प्रयोजन, ये देखेंगे कि सर्व प्राचीन पद्धति को लेकर, पाश्चात्य यानी कि प्राचीन परंपराओं को लेकर के और फिर आधुनिक परंपराओं के आधार पर सबसे पहले हमारे भारतवर्ष में संस्कृत विषय की जब हम बात करते हैं तो 4 वेद हुए, और 4 वेदों में फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, और फिर उसके बाद इस परंपरा के बाद आया हमारा षडांग, 6 अंग है। वो 6 अंग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये 6 अंग हुए वेदों को समझने के लिए, वेदों के उपकारक ग्रंथ हैं ताकि हमारे समझ में वेद आ जाए। इसलिए इन शास्त्रों का, इन विषयों का अध्ययन करना आवश्यक है। और इन 6 अंगों में जो विशेष है, जो प्रथम स्तर है, वह है व्याकरण। शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांग मदीते व ब्रह्मलोके महीयते। इस प्रकार की विवेचना, इस प्रकार का विचार वहां पे दिया है आचार्यों ने। तो इसी परंपरा में जब हम व्याकरण की बात करते हैं, व्याकरण शास्त्र की चर्चा करते हैं, मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण उस वेदांग का, उस विषयों का मुख है। जब तक हमारा मुख शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारा व्याकरणात्मक दृष्टिकोण शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम भाषा में, भाषागत विषय को जानने में हम रुचि नहीं रख पाएंगे और उसको हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अब उनको कुछ बोलेंगे तो तोतला के बोलते हैं, तो स्पष्ट नहीं आ रहा है कि क्या कह रहा है। तो स्पष्टीकरण के लिए ये व्याकरण हमारे सामने 6 अंगों में प्रधान अंग है, और वो मुख है। बिना मुख के, बिना वाणी के हम चीज़ों को ना व्यक्त कर सकते हैं, ना समझ सकते हैं। इसलिए व्याकरण की अति आवश्यकता है। तो सबसे पहले व्याकरण पढ़ना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। और उस व्याकरण की परंपरा में संस्कृत व्याकरण का परिचय, थोड़ा सा हमको ये जानना जरूरी है कि व्याकरण है क्या चीज़। अब हमने वेद तो समझ लिए, 4 वेद हैं और 6 अंग हैं, षडांग बोलते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो जो व्याकरण है एक अंग, वेद का अंग है, वेद पूरक के लिए। तो व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण का विस्तार को जब हम देखेंगे, यहाँ से हमारा टॉपिक ये है संस्कृत वाक्य रचना, संस्कृत वाक्य रचना और व्याकरण के दृष्टि। तो उसमें पहला टॉपिक संधि ही है। तो इसमें संस्कृत एक संस्कृत भाषा है प्राचीन,
वेदकालीन वैदिक भाषा। और ये संस्कृत की जब हम बात करेंगे तो इसमें सम उपसर्ग है, क्री धातु है। संस्क्रियते संस्कारयते यस्याम भाषायाम, जिस भाषा में संस्कार हो, संस्कारित किया गया हो, परिमार्जित किया गया हो, शुद्ध किया गया है, वो भाषा ही है संस्कृत। अब संस्कृत में व्याकरण ही शुद्ध का परिचायक स्वरूप है। संस्कृत जो व्याकरण में शुद्धताएं हैं, शुद्ध दृष्टिकोण से इस भाषा को परिमार्जित करना व्याकरण। और जब हम देखते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याक्रियन्ते यानी कि व्युत्पत्ति करोति, उत्पन्न करता है किसके, शब्द की। व्याक्रियन्ते उत्पाद्यन्ते शब्दाः शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। व्याक्रियन्ते उत्पाद्यन्ते, व्याक्रियन्ते मतलब व्याख्याम क्रियते, उत्पादन क्रियते शब्द ज्ञानम, शब्दों का, उस शब्द ब्रह्म का, शब्द ज्ञान का उत्पादन करना, शब्दों को समझना, शब्दों का अर्थ निकालना, ये व्याकरण कहलाता है। और वो कैसे, शुद्ध रूप से, उच्चारण की भाषा, बोलने की भाषा, लिखने की शुद्ध व्याकरण किसे कहते हैं, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध 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 जो व्याकरण है। तो व्याक्रियन्ते उत्पादन्ते शब्दाः शब्द ज्ञान जनकम व्याकरण, ये व्याकरण की निष्ठ परिभाषा है कि व्युत्पादन्ते शब्दाः अनेन, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, आगे दिखाएंगे हम आपको। तो इसमें यह बताया गया कि व्याकरण व्याक्रियन्ते, क्री धातु है करने के अर्थ में, ये क्री जो है ये क्री धातु है करने के अर्थ में। क्या करना, व्याक्रियन्ते, विशेष रूप से करना। क्या करना, शब्द का ज्ञान करना। क्री मतलब करना, क्या करना, शब्दों का ज्ञान करना। इसलिए हमने क्या कहा, शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, शब्दों को ज्ञान का जनक, शब्दों का ज्ञान को पैदा करना, शब्दों का निकालना। यानी कि जो व्याकरण वाले हैं वो शब्दों के साथ खेलते हैं। शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। तो इसी व्याकरण परंपरा में प्राचीन, अब संस्कृत के देखेंगे हम यहाँ पे, संस्कृत के दो भाग हैं, एक वैदिक संस्कृत और एक आती है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो भाग होते हैं बाद में संस्कृत के। अब जैसे वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सौत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुद्ध सूत्र, तो हम लोगों के लिए समझना असंभव है, दुरूह है। इसीलिए उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल के बाद में निचले स्तर पे जब मैक्स मुलर आए, मैकडोनाल्ड आए, तो उन्होंने काल विभाजन करा, 1000 से 500, 500 से 1500, 1500 से 2500, 2500 से 4000, 4500, ऐसा विभाजन किया उत्तर वैदिक काल के सिद्धांतों को, वेद का काल निर्धारण करने की कोशिश की। तो उसी कोशिश में फिर उसको समझते हैं वेद, यानी कि संस्कृत के दो पार्ट हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। हम पढ़ते हैं लौकिक संस्कृत, और ये जो व्याकरण है ये आ गई है हमारे लोक भाषा में, लौकिक संस्कृत में। अब इस लौकिक संस्कृत व्याकरण में हमारे सामने व्याकरण की कहानी स्टार्ट हुई, और व्याकरण के कार्य में इसमें एक प्रकरण ग्रंथ है, मतलब एक विशेष ग्रंथ है जिसको वहां पे संस्कृत में लघु सिद्धांत कौमुदी कहते हैं। वरदराज आचार्य की नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धाम गुण्याम करोमि हम करोति पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो वरदराज आचार्य ने एक लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की, और वो वरदराज आचार्य ने किस पर कार्य किया था, व्याकरण पे। और व्याकरण के 3 मुनि हैं, त्रिमुनि कहते हैं, पाणिनि, कात्यायन, कात्यायन, पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि 3 मुनि हुए जिन्होंने व्याकरण पे कार्य किया, जिन्होंने सूत्र लिखे। और इस व्याकरण में करीब 3978 यानी कि 4000 करीब सूत्र हैं व्याकरण में। अब उन्हीं सूत्रों को, उस दुरूह कार्य को किसने किया था, पाणिनि आचार्य ने व्याकरण की रचना की।
और व्याकरण के संप्रदाय, प्राचीन संप्रदाय पहले से 8 संप्रदाय हैं व्याकरण में। गुरु परंपरा पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे धीरे धीरे करके एक 8 संप्रदाय हैं। ऐन्द्र, चांद्र, कात्स्य, कृष्ण, आपिसली, लोपिसली, ऐसे करके ऐन्द्रम, चांद्रम, कात्स्य, कृष्णम, ऐसे करके उनके अनुवर्तन हुआ। इसी अनुवर्तन में एक व्याकरण क्रम आया पाणिनि का, पाणिनि व्याकरण, जिसको हम कहते हैं अष्टाध्यायी। वो है 8 अध्यायों में अष्टाध्यायी व्याकरण, ठीक। और इस अष्टाध्यायी व्याकरण पे सूत्र लिखे पाणिनि जी ने, करीब 4000 सूत्र थे, उनको पाणिनि जी ने उनकी रचना की, उनको लिखा, और उसी सूत्र पर हम फिर कात्यायन ने उन पर वृत्ति लिखे, और पतंजलि ने भाष्य लिखा। यानी कि सूत्र, वृत्ति और भाष्य, ये प्रक्रिया हुई एक इन्हीं सूत्रों पे, 4000 सूत्रों पे। ये प्रक्रिया के द्वारा व्याकरण का आगे की प्रक्रिया चली। फिर उसके बाद व्याकरण के नव्य व्याकरण, प्राचीन व्याकरण, 2 भेद हैं। पुरानी व्याकरण, प्राचीन सूत्र, प्राचीन पद्धति, और एक नव्य व्याकरण, जिसको हम नव्य व्याकरण पढ़ते हैं। और ये हम इस कोटेशन में आते हैं, उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी इसका पाणिनि जी का सार रूप से समझाया गया है, और 8 अध्याय उसमें विभाजित हैं। और उसको फिर, तो ये तो सामान्य सा इस शास्त्र का परिचय था। अब हम देखेंगे कि संस्कृत व्याकरण भाषा, संस्कृत व्याकरण भाषा के नियमों का शास्त्र है। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक शास्त्र है भाषा के नियमों का, एक शास्त्र है जो शब्द को अनुशासित करता है। शब्दानुशासनम, शब्द ज्ञान जनकम, अनुशासन करता है। अर्थ शब्दानुशासनम, महाभाष्य में भी बताया है कि जो अनुशासन है शब्दों का, वो अनुशासन को स्पष्ट करता है और वेद के अर्थों को स्पष्ट करता है, वेद के अर्थों को। इसलिए हमने कहा था कि वेदों को समझने के लिए हम ये सारे कार्य करते हैं। हमारे यहाँ पढ़ने के 4 उद्देश्य हैं। एक, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 विध पुरुषार्थ, उसी के लिए हम आगे प्रोसेस समझते हैं। तो हमारे वेदों में, वेदों को समझने के लिए, स्पष्ट करने के लिए व्याकरण का अनुशासनात्मक ढंग से व्याकरण पढ़ना जरूरी है। इसलिए व्याकरण, इसमें पाणिनि की अष्टाध्यायी प्रमुख है। अब उस अष्टाध्यायी में क्या क्या विशेष जो बहुत अति आवश्यक है, वो अति आवश्यक में है संधि। और इसीलिए हमने आपको पहला टॉपिक संधि को लिया था पूर्व में। संधि पढ़ना मतलब अनिवार्य है। संधि समास कारक 3 कोटेशन, ये 3 चीजें तब आएगी जब हमको शब्द रूप और धातु रूप का पता हो। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जब हम, फिर वो शब्द रूप धातु रूप कैसे होंगे? जैसे सामने वाला होगा लिंग है, पुल्लिंग है, फिर उसमें लिंग वचन कारक आदि की आवश्यकता उपसर्ग प्रत्यय आदि विषयों पर केंद्रित होता है। और इस प्रकार से वो प्रक्रिया, प्रोसेस आगे बढ़ा व्याकरण सिद्धांत का, व्याकरण का। कैसे? अब हम देखेंगे कि भाषाओं को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, प्रकृति प्रत्यय भाषा और इससे भिन्न पृथक भाषा। जैसे हमारे भारतवर्ष में नामकरण संस्कार, नाम रखते हैं तो सोच समझ के रखते हैं, और उस नाम का फिर अर्थ भी निकालते हैं कि इसका ये अर्थ है। लेकिन किसी भाषाओं में, जैसे अन्य भाषाओं में, वाणी में अन्य, अब च्यांग प्यांग लिख दिया, चाइना में चांग चिंग लिख दिया, चिंग चांग चिंग चिंग, अब उसका क्या अर्थ निकलेगा? हमारे यहाँ अगर ची बोल दिया तो ची धातु का अर्थ होता है ची चयने, ची का मतलब होता है चयन करना। भू बोल दिया, भू धातु का अर्थ हुआ भू सत्तायाम, भू मतलब होना, अब भूमि मतलब हो, जिससे पैदा होते हैं, तो भू भवती, होने के अर्थ में आ गए। लिखने की बात आ गई तो लिख धातु है, लिख, फिर लिखने के अर्थ में। अब अन्य भाषाओं में या भाषा के इतर, जिसको प्रकृति प्रत्ययगत भाषाएं, प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति का मतलब यहाँ पे होता है धातु से, और प्रत्यय का मतलब हुआ उपसर्ग या समा या अन्य उसके फाउंड, अन्य उसके संबंधित तथ्य। तो इसीलिए उसका फिर अर्थ आएगा।
और ये आवश्यक उसके सामग्रियां हैं उस भाषा विज्ञान के, और उन पर केंद्रित है ये भाषा। ठीक, आगे अब उसमें लिखाएंगे धीरे धीरे। ये तो सामान्य इंट्रो हो रहा है, सामान्य जानकारी के लिए। पहले हम ये देखते हैं, फिर इंट्रोडक्शन आएगा, धीरे धीरे आएगा अभी, और फिर आएगा। फिर उसमें 3 मुनि हुए, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, जो हमने बताया था, ये 3 मुनि फिर आ गए। अब इन तीनों का योगदान से विकसित हुआ यह वेदों के अध्ययन के लिए एक अनिवार्य वेदांग है। अब आगे उसी बात पे, वेदों के जो अनिवार्य अंग हैं वेदांग आ गए। और वेदांग वेदानाम अंगः, वेदों के अंग, अंग किसको कहते हैं? उपकारक ग्रंथ, जो उपकार करते हैं। जब हम इनको पढ़ेंगे तभी तो, जब हम शुद्ध बोलेंगे तभी तो हम किसी चीज को शुद्ध पढ़ सकते हैं। शुद्ध लिखने के लिए तो शुद्ध का प्रोसेस व्याकरण ही तो है। तो इसलिए वेदांग हैं, अनिवार्य अंग हैं वेदों के अध्ययन के लिए, जो भाषा को शुद्ध और सुव्यवस्थित संस्कृत व्याकरण के प्रमुख विषय हैं। अब आए हम धीरे धीरे उन विषयों पे, उस विषय वस्तु पे। ठीक, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, और इनके ग्रंथ हैं व्याकरण के, अष्टाध्यायी व्याकरण, पाणिनि। वृत्तियां, सूत्र हैं उसमें, सूत्र और वृत्तियां, जैसे अदेंग गुणः, ये सूत्र है, अद एंग गुणः, या एचो एवायावः, ये सूत्र है। ये सूत्र कह क्या रहा है, इस पर फिर वृत्ति है। एचः क्रमाद, अय, आय, आव, आव, एते, स्यूरचि, ये अच प्रत्यय हैं। ये इन्होंने फिर उसको और विस्तार और थोड़ा सा डिफिनेशन दिया, परिभाषा दी उस सूत्र की। किसने? कात्यायन ने। ये काम किया कात्यायन ने, उसी एक ग्रंथ पे, उन्हीं सूत्रों पे। अब पतंजलि ने क्या किया? पतंजलि ने उन्हीं सूत्रों के आधार पर भाष्य लिखा, और भाष्य फिर विस्तारित होता है। शास्त्रेक देश संबंधम शास्त्र कार्यांतर स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपक्षिता। एक प्रकरण ग्रंथ होता है जो लघु सिद्धांत कौमुदी को हम आधार मानते हैं। पहले ये समझना जरूरी है, व्याकरण का फर्स्ट स्टेप, लघु सिद्धांत कौमुदी एक प्रकरण ग्रंथ के रूप में भी काम करता है इन चीजों को समझने के लिए। ठीक, अब उसके बाद हम बात करेंगे कि ये सुबह भाष्य की बात कर रहे थे। पतंजलि का है महाभाष्य। उन्होंने फिर उन सूत्रों को, इन दोनों के, इनके सूत्रों को और विस्तार से बड़े व्याख्यान किया है। अथेत्ययम अधिकारः अथ शब्दानुशासनम नाम अधिकृत्यम, ऐसे करके फिर उन्होंने बहुत बड़ा विस्तार से एक एक चीज को समझाया गया है। भाष्य ये है। अब इसी प्रक्रिया में, इसी प्रोसेस में, इसी सिद्धांत में अब उस भाषा में या उस अस्मिन अष्टाध्यायी में, इस अष्टाध्यायी में, इस लघु सिद्धांत कौमुदी में, इस ग्रंथ में क्या क्या हमको व्याकरण पढ़ने के सामान्य नियम, सामान्य जानकारियां क्या क्या चाहिए, क्या क्या मसाला चाहिए खिचड़ी बनाने के लिए, वो ये काम करते हैं। तो उसमें क्या क्या है? वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन आप जानते हैं, और उनका अध्ययन होता है। वर्ण विचार में सबसे प्रथम लघु इकाई, ध्वनि विज्ञान जब आप देखेंगे तो लघु इकाई, स्फुटित स्वरूप। अक्व अ बोल दिया तो कंठ से आता है, अको विसर्जनाम कंठ, इचु नाम तालु, तालु से आ गया, लेकिन उसका भी अधिष्ठान यथा स्थान है। जो ध्वनि विज्ञान में उसका भी एक यथा स्थान है। फिर ह्रस्व, दीर्घ, पुलुत, जोर से, ऊंचे, नीचे, कृष्ण, ऐसे करके जब बोलते हैं तो उसका फिर और अधिष्ठान है, उसका अग्नि स्वरूप में आगे है। तो वर्ण विचार पहला उसका कॉन्सेप्ट है। द्वितीय में वहां पे शब्द विचार। अब आ गए वहां धीरे, वर्ण विचार के बाद एक वर्ण मिलने से शब्द बनेगा, और वो शब्द क्या कार्य करेगा? संज्ञा शब्द, संज्ञा से स्टार्ट हो गई। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि जो भी बातें हैं, वहां पे संज्ञा प्रकरण एक ग्रंथ है। ग्रंथ में संज्ञा प्रकरण पहला स्टेप, पहला आरंभिक स्तर संज्ञा प्रकरण का है।
उसमें फिर अभी बताएंगे धीरे धीरे आपको। और उसके बाद फिर विभक्ति, वचन, प्रत्यय आदि ये सब चीजें, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनको धीरे धीरे समझने के बाद अब आए उसके बाद फिर धातु रूप। धातु रूप क्रियाओं के रूप, जैसे पठ, लिख, जो पुरुष, प्रथम पुरुष काल और उसके अनुसार बदलते हैं, क्रिया के अनुसार धातु रूप। बल्कि ये सबसे आरंभिक स्तर यही है, धातु रूप। अब मैं बताता हूं, हमने प्रकृति प्रत्यय की बात की, क्योंकि हमने प्रकृति और प्रत्यय की बात इसीलिए करी कि जो धातु है हमारे संस्कृत भाषा में धातु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना धातु के, और धा का मतलब होता है धारण करना। किसको धारण कर रखा उसने? अर्थ को धारण कर रखा है। तब वो धारण, वो अर्थ क्या देगा? एक शब्द बना के देगा आपके पास, और उसको कहेंगे फिर वहां पे शब्दार्थ, डिक्शनरी। अर्थ देगा, अर्थ निकालने के बाद, जैसे हमने कहा ना अभी तक, लिख दिया, पढ़ लिख दिया, तो पढ़ का फिर उसने क्या धारण कर रखा है? पढ़ने की क्रिया को धारण कर रखा है। पढ़ने के कॉन्सेप्ट को इसने धारण कर रखा है, इसलिए उसने दे दिया, अपने अर्थ को दे दिया कि लो भाई, पढ़ से पढ़ना पड़ता है, लिख से लिखना बनता है, लिख दे दिया। ये उसने धारण कर रखा है, और इसलिए धारयते धातु, ध्री धारणे, धातु से धारण करना। और क्या? अर्थ, शब्दार्थों को उसने धारण कर रखा है, अर्थ को निकालना है। तो ये शब्द और अर्थ शब्दार्थयो प्रसिद्ध वाह कबे प्रोडी वसेनवा। शब्द और अर्थ के द्वारा फिर संसार चल ही रहा है, एक अलग सिद्धांत है फिर। और दो ही चीजें हैं भारत में, भारतीय ज्ञान परंपरा में दो चीजों का विशेष महत्व है। क्या? एक कर्म और ज्ञान। इसके अलावा कुछ है तो बता दो। सिर्फ यही दो चीजें हैं जो संसार चल रहा है, एक कर्म पे चल रहा है और दूसरा वो ज्ञान पे चल रहा है। मतलब दो माध्यम है वेदों में, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग में जैसे लोटा ले आओ, लोटा ले आओ ये कहा, लेकिन जब ज्ञान था, ल में ओ की मात्रा, टा, ले आओ, तभी तो किसी ने देखा, सुना, अभिधा लक्षणा व्यंजना करेंगे जब बाद में काव्य शास्त्र में, तो फिर वो तब वो कर्म प्रवृत्त हो गया ना। तभी तो लोटा जो गोल होगा, उसकी मुंडड़ी ऐसे होगी, उसमें जल होगा, नीचे से ऐसा रखा होगा। जैसे बाल्टी बोलेंगे, बाल्टी बोलने से मन में एकदम से एक ऐसा चित्र आ रहा है, तो ये वृत्ति बन गई, और इस वृत्ति के आधार पे कर्म काम करेगा, कर्म के आधार पे ज्ञान, ये दोनों एक आश्रय हैं, इसी के आधार पे चल रहा है, इसलिए यहाँ पे शब्दार्थ की बात कर दी। ये था भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण। इसी को और विस्तार से कभी चर्चा करेंगे, कभी पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन धातु का काम है। सबसे पहले धातु आते संस्कृत में, धातु, धातु के साथ प्रत्यय। एक शब्द बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? प्रत्यय और उपसर्ग। अब बस सीधे सीधे उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय जो पहले लगे उपसर्ग हैं, प्र उपसर्ग पूर्वक। दीप धातु से दीप, दीप्तो, प्रदीप बना। और संस्कृत इतना अच्छा विषय है, इतना व्यवस्थित, शब्दानुशासनम, अनुशासन की बात करता है। इसमें सीधे बता दिया केवल कितने उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग हैं, इसके अलावा ना आगे ना पीछे। उन्हीं 22 उपसर्गों का एक से एक अर्थ निकलता है। वो 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं? परा, परा, अप, अनु, अव, निस, निस, दुस, दुर, दो, भी, अंशो, अधि, उप, एते प्रादयाहा। ये प्र आदि उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग हैं, फिट हैं, और फिट के आधार पे फिर वो उपसर्ग। अब प्रत्यय, प्रत्ययों की तो फिर तब संख्या ही अलग है। प्रत्यय फिर बहुत सारे हैं, करीब करीब 1900 प्रत्यय कुछ हैं जो फिर लगते हैं उसमें। जैसे टा प्रत्यय, आ प्रत्यय, गीप, गीम, गीस, णौल प्रत्यय, तिष्ठ प्रत्यय,
ऐसे प्रत्यय होते हैं, बताएंगे धीरे धीरे। जैसे करना, क्री धातु, घ प्रत्यय, तो ऐसे करके वो फिर कर्म प्रत्यय आदि का स्वरूप है। और ये धातु है सबसे प्रमुख। सबसे पहले धातु आती है, उसके साथ उपसर्ग प्रत्यय लगते, फिर वो आगे का प्रोसेस एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संज्ञा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग आदि शब्द बन के फिर वो एक तैयार हो जाता है धातु के आधार पर। इसीलिए इस विषय में इन्होंने दे रखा है धातु रूप और शब्द रूप। धातु रूप और शब्द रूप की बात की गई है। संधि समास कारक, धातु रूप, शब्द रूप, ये 5 चीजें तो पढ़नी ही है, जिसके आधार पे हमारा कार्यक्रम आगे बढ़े। अब आए हम, वो तो लघु इकाई थी, डीप नॉलेज था, मतलब एक प्रथम स्तर था वर्णों का, शब्दों का, धातुओं का, उपसर्ग प्रत्ययों का, सामान्य सा परिचय, सामान्य सा। उसके बाद जब आप बड़े स्तर पे आएंगे, थोड़ा और बढ़ेगा कार्यक्रम, तो उसमें फिर आगे उसमें फिर संधि समास कारक बढ़ गए। संधि बड़ा स्तर है, समास फिर और बड़ा है, कारक तो फिर क्रिया को अनेकों तरीके से करते हैं। और फिर उपपद विभक्तियां, बलिरियसी उपपद विभक्तियों का और उसमें बल योगदान रहता है, तो और विस्तार से हो जाए। फिर उसमें द्विकर्मक क्रियाएं, सकर्मक क्रियाएं, अकर्मक क्रियाएं, ऐसा भी फिर और उसमें और भेद है, इसलिए और बड़ा बन गया हमारे सामने पहाड़। और उसमें फिर लिंग, वाच्य और उपसर्ग प्रत्यय, जो शब्दों के आगे पीछे लगने, शब्दांश, जो हमने अभी बताया। तो ये भाग, ये उसी लघु सिद्धांत कौमुदी का ग्रंथ में विस्तार है। अब इसमें हम ये देखेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी की हम बात कर रहे थे। लघु सिद्धांत कौमुदी का सामान्य सा परिचय ये कुछ इस प्रकार से कि लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य ने ग्रंथ लिखा। उन्होंने उन सूत्रों को छांट करके कुछ सूत्र लिए और उसी प्रकरण को, उसी सूत्रों के आधार पे, उनमें सबसे प्रमुख अनिवार्य, जहां से स्टार्ट होता है व्याकरण, और हमारे यहाँ माहेश्वर कहते हैं, महेश्वर सूत्र, भगवान शिव आदिकर्ता बताए गए हैं। एक अलग हम दर्शन की तरफ जब जाएंगे, तो हमने अभी तक कहा था कि शब्द और अर्थ, और जब हम वहां देखेंगे वागर्था विव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये, पति और पत्नी, प्रतिपत्तये कौन, भगवान शिव और पार्वती। अब ये दोनों से, दोनों क्या हैं, शब्द हैं और एक अर्थ है। शब्दार्थ डिक्शनरी, वहां से उत्पत्ति हुई है। तो भगवान शिव और माँ पार्वती के अनुसार माहेश्वर सूत्र की प्रक्रिया में आरंभ हुआ। किसी ने तो किया होगा किसी भी क्रिया को आरंभ, किसी भी प्रक्रियाओं को, किसी भी धर्म ग्रंथों में सब वर्णन है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और दार्शनिक दृष्टिकोण से भगवान शिव का शैव संप्रदाय कहलाता है। इसलिए हमने व्याकरण के भाग किए कि इंद्र, चांद्र, काश, कृष्ण, ऐसे व्याकरण के 8 विभाग, मतलब 8 संप्रदाय हुए। सबसे पहले जिन्होंने आरंभ किया होगा वो कौन है, भगवान शिव को ही शब्द कर्ता बनाए। शब्द वहीं से सृष्टि उत्पत्ति हुई। वो अनंत हैं, अभूत हैं, विभूत हैं, कहते भी हैं। फिर लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकारम तदपि तव गुणानाम ईश्व पारम न याति। भगवान शिव के बारे में अगर पार्वती लिखने लग जाए तो लिखती रह जाएगी, उनके गुणों को कभी पार नहीं कर पाएगी। भगवान शिव अनंत हुए, इसलिए वहां से शैव संप्रदाय। शिव व्याकरण की बात करी तो सृष्टि चलाने के लिए जब उन्होंने उत्पत्ति की होगी किसी भी शास्त्र की, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराजाचार्य ने हमारे सामने ये बताया कि ये लघु सिद्धांत ग्रंथ है, छोटा सा प्रकरण ग्रंथ है। उसमें 14 सूत्र पहले हुए। सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। भगवान महेश शिवस्य सूत्र, माहेश्वर सूत्र, 14 सूत्र सबसे अनिवार्य हैं। यानी कि ये हमारी बराखड़ी है, ये हमारा अ से ज्ञ तक है। और अ से ज्ञ तक आ की मात्रा लगा दी, आज्ञा दी उन्होंने। आज्ञा का पालन करना होता है संसार में, जो भी बताया गया उसका क्रियान्वत स्वरूप करते हैं। तो आज्ञा अ से ज्ञ तक क्या आज्ञा हुई, ये आज्ञा हुई कि 14 सूत्र निकले उनके डमरू से।
ननाद ढक्काम नव पंचवारा, उन्होंने डमरू बजाया ऐसे, और उन डमरू से 14 सूत्र निकले। उन्हीं उत्पत्ति को उन्होंने माहेश्वर सूत्र कहा, भगवान शिव के सूत्र कहा, और वो जो संस्कृत वर्णमाला का आधार है, और भद्रराज ने इन्हें पाणिनि के व्याकरण के अध्ययन को सरल बनाने के लिए संकलित किया 14 सूत्रों में। अब वो कौन से सूत्र हैं? अब आए हम आज्ञा पे। आज्ञा का मतलब हमारे यहाँ अ से ज्ञ तक गुरु और शिष्य की जो आज्ञा आदेश मिला है, उस आदेश का पालन करना। अ से ज्ञ तक क्या आदेश था, क्या था? 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई। कौन कौन से? अयून, रील, ऋक, एओंग, एओच, एओच, हैवरट, लण, यमगणनम, जबय गणदस, जब गणदस, खप चटत चटत कपय ससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि आदि संज्ञार्थानि एषाम् अन्त्यायिता हकारादि स्वकार उच्चारणार्थे लण मध्ये त्वित संज्ञकः। ये इन्होंने ये बताया लघु सिद्धांत वरदराजाचार्य ने कि इति माहेश्वराणि ननाद ढक्काम नव पंचवारा उदर्त काम सनकादि सिद्धा नेतादि मरसे शिवसूत्र जालम। तो जब डमरू बजाया 9 पंचवारा, 9 और 5 कितने हुए? 14। 9 पंचवारा, 9 और पंच, 9 बार किया, 5 बार किया, 9 पंचवारा, 9 बार बजाया। कैसे? ठक ठक। तो आ ई उण 1, री ऋक 2, ए ओंग 3, ए ओच 4, हयवरठ 5, लण यमगणनम, जबय गण 10, जब गण 10, खा फा छा टा ता चा टा तव कपय ससर हल इति माहेश्वराणि सूत्र। ऐसे करके उन्होंने ठक ठक करा, और उस ठक ठक से, उन डमरुओं से 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई। इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। अ से ज्ञ तक यही है व्याकरण का, और आज्ञा हुई, ये हमको पढ़ना है। और इसको फिर स्वर और व्यंजन और इस प्रकार से इसका उपयोग और प्रयोग और आदि बातें जो हैं शास्त्रगत, शास्त्र के अनुसार बताया। स्पष्ट? इतना थोड़ा सा समझ गए है ना? कोशिश करेंगे। राम कथाएं भगवान शिव ने दे रखी कथाएं है ना, संस्कृत में कथाएं ही होती है। तो इस प्रकार से हम विषय से बाहर न जाएं, इसीलिए सामान्य जानकारी लेने के बाद, सामान्य परिचय होने के बाद हम बात कर रहे थे। हमारे पास सिलेबस में प्रवक्ता लेक्चरर में संधि की परिभाषा, सबसे पहले संधि टॉपिक दिया है इन्होंने, संधि समास कारक। अब संधि कहते किसे हैं? सबसे पहले विचार तो ये आएगा, हमने उन शब्दों को, व्यंजनों को, वर्णों को, हैं, अक्षरों को, वो हमने पढ़ा। और जो शब्द हैं, अक्षर हैं, ये सूक्ष्म हैं। अब अगर ऐसे बोलेंगे कि अ कैसा है, लाल है, नीला पीला है, तो हम सूक्ष्म पढ़ते हैं। भाषा सूक्ष्म विषय है, प्रैक्टिकल क्रियात्मक कुछ है नहीं। तो सूक्ष्म दृष्टिकोण से संधि की परिभाषा सबसे पहले किसकी? संधि। संधि का मतलब होता है सामान्य रूप से संधि सामान्य रूप से किसको कहते हैं? परस्पर मेल को, मेल को मिलाने को संधि कहते हैं, प्लस को। जैसे गणित में 2 और 2 4, तो इन्होंने प्लस किया, 4 हुआ। बस गणित में इतना ही होता है, इससे आगे ना पीछे। हमारे यहाँ पे अगर 2 कह देंगे, थोड़ी देर सस्पेंस हो जाएगा, क्या 2 है ना। और अगर कहेंगे 2 और 2 होता है 4 होता है, तो बोलेंगे क्या 4। तो इसलिए भाषा दुरूह है, भाषा विस्तार की भाषा है, इसलिए 4 से हमारे समझ नहीं आएगा, 2 से समझ नहीं आएगा। जब हम बोलेंगे कि 2 वर्ण या 2 राजा, 2 राजाओं का आपसी मेल संधि, 2 बैलों का आपसी मेल संधि, 2 बैल 4 बैल हुए, तब वो थोड़ा और विस्तार होगा। इसलिए जब पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आगे देखेंगे। तो यानी कि इस प्रक्रिया को हमारे संस्कृत में, व्याकरण में संधि का अर्थ 2 वर्णों, अक्षरों के मेल को होने वाले हो, उससे होने वाले परिवर्तन को
या विकार, परिवर्तन विकार। जब हम संधि और संधि का विच्छेद करेंगे तब पता चल जाएगा, जिससे नए शब्द बनते हैं। जैसे देव प्लस इंद्रहा, देवेंद्र, ठीक, ये इसमें स्वर संधि है। और सम धंतोष, संतोष व्यंजन और निश्चल में विसर्ग 3 प्रकार के हुए। और हमारे जब हमने 14 सूत्र पढ़े तो वो 14 सूत्रों में एक प्रक्रिया आएगी, प्रत्याहार की प्रक्रिया, प्रत्याहार अभी बताएंगे धीरे धीरे। तो इससे जो है, इससे ये सामने हुआ कि क्रमशः स्वर व्यंजन आदि मेल को, स्वर के मेल को, व्यंजन के मेल को, या मेल मेल को, मिलान मिलान को, स्वर के साथ स्वर का मेल, स्वर के साथ व्यंजन का मेल, व्यंजन के साथ विसर्ग का मेल, विसर्ग के साथ स्वर का मेल, स्वर के साथ व्यंजन का मेल, व्यंजन का विसर्ग के साथ, विसर्ग का स्वर के साथ, ऐसे आगे पीछे इधर उधर सारे मेलों को, प्रक्रिया को इसके अनुसार बदलाव आता है। जिससे भाषा में, भाषा क्या होती है, उस मेल से सरल होती है, संक्षिप्त होती है, लघु हो जाती है और विस्तार अर्थ आता है, लेकिन मधुर बनती है, अच्छा लगता है। देव, इंद्र, तो अच्छा, थोड़ा सुनने में ऐसा लग रहा है कि देव कोई अलग है, इंद्र कोई अलग है। और अगर हम बोलेंगे देवेंद्र तो दोनों एक का हो गया। नहीं तो हम बोलेंगे कि देव कोई और है, देव कोई अलग सत्ता है, इंद्र कोई अलग सत्ता है, तो ऐसा लग रहा है कि हमने 2 भाग कर दिए। देवेंद्र एक ही है, देव है, इंद्र है, देवेंद्र करके, या फिर अलग अलग संबंध से। अब जब हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े, आ ई उण रील रिक ए ओंग ए ओच है वर लण यम गणनम जबे गणदस जब गणदस खा पा चाटा ता चाटा ताओ कपय ससर हल। इन 14 सूत्रों में विभाग हैं, स्वर और व्यंजन। ये तो हम हिंदी में जानते हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग आदि जानते हैं, लेकिन संस्कृत में एक प्रक्रिया, उनको कहते हैं संस्कृत में अच, 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 हल और विसर्ग। 3 प्रकार की संधियां हैं, 3 भेद हैं उसके, अच, हल और विसर्ग, ठीक। अच को कहेंगे स्वर, स्वर, और हल को कहेंगे व्यंजन संस्कृत में। और विसर्ग तो आप जानते हैं, विसर्ग होता ही है, ठीक। अच, हल और व्यंजन। अब इसमें भी अच, ये हैं, ये असल में प्रत्याहार हैं। जो हमने 14 सूत्र देखे ऊपर, आ ई उण रील रिक ए ओंग ए ओच है वरत लण यम गणनम, तो उसमें एक प्रक्रिया आती है कि जैसे देखो है, ये आ ही रहा है, चलो अच का ना, आ और च, आ पहला अक्षर और च अंतिम का अक्षर। जैसे हम कहते हैं डी के, है ना, डी के, या डी एम। अब उसका फिर लेंगे कि डी मतलब दिनेश, एम मतलब मयंक, या डी मतलब जिला और डी एम मतलब अधिकारी, ऐसे मैनेजमेंट या कुछ अन्य अन्य अर्थ लेंगे। ऐसे ही हमारे यहाँ पे अच को उसी तरह से देखा है बहुत पहले, तो वो उसमें अच में आते हैं आ ई, 9 आएंगे, 9 वर्ण, आ ई उ रील री ए ओ ऐ ओ चा है, तो अंतिम हल जो अंतिम अक्षर होता है चा, उसका लोप हो जाता है। लोप मतलब अदर्शनम लोपा, वो है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है सामने, बस इतना ही। इसलिए उसको सामने नहीं रखते हैं, इसलिए उसको हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। अब इस प्रक्रिया में शामिल है, ये 9 होंगे, गिनने पे देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, इसका मतलब 9 स्वर हैं, उसको अच कहेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल है, हिंदी में भी है। हल है 9 के बाद जितने भी हैं तब वो सारे, और सारे हल में आएंगे, हल वर्ण में, हा या वरट से लेकर अंतिम हल तक। जब हम उसको पढ़ेंगे, अब समय का व्यवधान, समय है नहीं उतना, आ ई उण जब हम पढ़ेंगे, आ ई उण रील रिक ए ओंग ए ओच हय वरठ लण या मा गाणानम झा बा या गा डा दस जा बा गा डा दस खा फा छा ठा था चा टा तव का पा या सा सा सर हल। अब ये हल अंतिम वर्ण है, लास्ट है हल, हा। और हा कौन सा, हा से लेके हा या वा रा टा लाना, ऐसे करके आएंगे। 9 पंच 12, 5
ऐसे कुछ 5 आएगा, तो वो फिर आगे 9 और 5 फिर वही 14 बोलेंगे आप। तो सूत्रों को समाहित करता है ये, इसमें हल में व्यंजन वर्ण और इसमें स्वर वर्ण संस्कृत के थोड़ा डिफाइन अलग अलग होंगे हिंदी के और संस्कृत के आधार पे। तो फिर उसमें और विसर्ग अंतिम में इस तरह का, या किसी व्यंजन या विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि में रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्रकार की संधियां हैं। कैसे? इस आधार पे सामान्य, आज हम इस क्लास में सामान्य परिचय ले रहे हैं, सामान्य जानकारी। नेक्स्ट धीरे धीरे हम लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्र और उसके उदाहरण और बहुत धड़ाधड़ फटाफट से, वो कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार समझ आ जाए चीजें, कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाए, उसके बाद तो अब हजारों उदाहरण हैं। सूत्र देखो 4000 सूत्र बताए, तो 4000 सूत्र थोड़ी नहीं पढ़ने हमको तो बस 1-2 सूत्र 2-4 सूत्र ध्यान रखना है। नाम सुन लिया हमने, यही बड़ी बात है। तो ये चीजें ध्यान रखना हल्का हल्का। कैसे? संधि 3 प्रकार की होती है, वो जोड़ 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये बहुत सामान्य सी जानकारी दे रहा हूं मैं। विसर्ग, व्यंजन और संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इस प्रकार के भेद हैं। अब विसर्ग आपको पता ही, व्यंजन आपको पता ही बहुत सारे व्यंजन होते हैं, तो उसको कैसे भी उल्टा पुल्टा के बहुत भेद होंगे, ठीक है। और इसमें भी 2-4 तरीके से सूत्र लगेंगे, 4-6 सूत्र, उनको थोड़ा सस को जो सस जुसोरु अतोरो रप्लुता पुलते या भो भगो भोपुर अब ये ऐसे करके सूत्र होंगे, तो इसको भी थोड़ा सा रखते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख क्या है हमारे पास, ये है, इसमें ये है, इसके 5 भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ठीक। ये 3 संधियां हैं। और इसमें फिर सूत्र, इनके सूत्र, संधि और सूत्र ध्यान रखना जरूरी है। और उदाहरण तो फिर हजारों भी बन सकते हैं, और एक आध उदाहरण तो सबके होते ही हैं। विद्या धनालय विद्यालय, गण धन इस गणेश हैं, ऐसे होते ही हैं, लेकिन सूत्र मेन है, मुख्य है। तो दीर्घ संधि का है अतः सवर्णे दीर्घा। डिफाइनिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज थोड़ा सामान्य है। लंबा हो रहा है ना, लेट तो नहीं हो रही, लेट हो रही, ठीक है, ठीक है। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और ये और पूर्व रूप, पर रूप, ये व्यंजन के भेद हैं, ये सूत्र हैं। कल नेक्स्ट अग्रिम क्लास में इनको विस्तार से, जैसा आप लोगों की इच्छा होगी। प्रकृति भाव, श्रुत्वा, स्टुत्वा, जत्वा, सत्वा, इन सूत्रों को डिफाइन करके अलग अलग करके उदाहरण और समझेंगे। अभी इसके बाद फिर लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पे भी मैं सूत्र और उनके अर्थ, ये फिर, और विसर्ग का फिर लोप हो जाता है, अन्य की प्रक्रियाएं। ये इतना संधि का भाग, इतना हमारे सिलेबस का ये पहला। अब उसके बाद फिर दीर्घ संधि की जब बात करेंगे तो अच संधि, और वो जो उसके 5 भेद हैं उनको विस्तार से पढ़ेंगे। वहां लघु सिद्धांत कौमुदी में अजंत, हलंत हैं और विसर्ग, ऐसे 3 भाग हैं, और हर भाग के फिर 2-2, 4-4 सूत्र और उनके उदाहरण। बस सूत्र और उदाहरण और ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। जैसे आप देखेंगे, ट्रिक का मतलब, क्योंकि अब हम हिंदी वाले विद्यार्थी हैं और संस्कृत हमारे लिए पहाड़ है, तो उसको हम शॉर्ट में ऐसे समझेंगे। ये है बस दीर्घ संधि है। अब इसने खुद ही बता दे कि मैं दीर्घ हूं, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। कैसे? अक प्रत्याहार, जो हम 14 सूत्रों को नेक्स्ट क्लास में विस्तार से समझा दूंगा। तो अक लेना है, आ से लेके क तक। अब आ से क तक कितने वर्ण आएंगे? शायद 4 आएंगे। अ यून, आ, ई, उ और री। 1 2 3 4, हाँ 4 ही आए। री, रिक, ऐसे। अब आ और क, ये दोनों मिला दिया उन्होंने, कह दिया अकहा, नहीं ऐसा ही कहा ना, अकहा। अब इसके बीच में कितने हैं? मतलब ये भी है 1 2 3 4, और रील रिक को अलग मानते
है, इसको तो गिनते नहीं है, ये है लेकिन दिखता नहीं है। इस तरह से ये हो गए 4। ठीक, अब सवर्णे, सवर्ण, सेम सेम, वर्ण, वर्ण सवर्ण हो। जैसे जाति 2 प्रकार की होगी, एक सजातीय और एक विजातीय। सजातीय कैसे, मनुष्य मनुष्य, विजातीय मनुष्य गाय भैंस घोड़ा। अब मनुष्य अलग चीज है, गाय भैंस घोड़े अलग चीज है, लेकिन ये विजात हो गया। मनुष्य में भी फिर थोड़ा सा, हाँ स्त्री पुरुष तो होते हैं, लेकिन मनुष्य मनुष्य ही जाति आ गई। इसी प्रकार के सवर्ण, वर्ण मतलब उसकी जाति, जाति मतलब उसकी पहचान, पहचान मतलब उसका वर्ण, लिंग, आकार, स्वरूप, और वो सा वर्ण के साथ हो, उसके वर्ण बरा सेम सेम हो। जैसे अ इधर है तो आगे भी अ ही होना चाहिए। क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाए, दीर्घ ह, दीर्घ मतलब बड़ा। अब हम पढ़ते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, ह्रस्व दीर्घ पुलुत ऐसे पढ़ेंगे। तो दीर्घ मतलब बड़ा है, और बड़ा मतलब जो आ और आ मिलके क्या बनेगा, बड़ा बन जाएगा। तो बड़ा क्या होता है, बड़ा आ हो जाएगा। तो विद्या, इसमें तो खैर आ है ही पहली से, और आलय का आ है ही, तो आ मिलने से आ ही बनेगा। तो ये सवर्ण हो गया, ये वर्ण वर्ण सेम सेम है ना, अ सेम है, आ सेम है, सवर्ण दीर्घ, ये पहला दीर्घ संधि ऐसे समझना है। फिर उसके उदाहरण बहुत सारे हैं, ई का अलग होगा, ऊ का अलग होगा, रे का अलग होगा, इस प्रकार से फिर रील री का होगा, रील री का होगा। फिर आद गुण वृद्धि, इनके सूत्र ये हैं, आद गुण आत, अत, अब यहाँ अत है, गुण हो जाएगा। फिर यहाँ वृद्धि राधेच ऐच हो जाएगा, इको यणच, इक के स्थान पे यण हो जाएगा, इक, इसको भी ऐसी कर देंगे, ई उ रील री का ऐसे होता है, एच ए ओ ऐ ओ चा, ऐसे करके हम इसको, और ऐसे करके इन सभी का सूत्र हैं, और इसको हम विस्तार से अग्रिम नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही रखते हैं। और आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने का, ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ने का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करते हैं। दून क्लासेस में इसी तरह का कोर्स और इसी तरह की अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया हम प्रतिदिन इसी तरह आरंभ करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम अधिक से अधिक इस विषय को समझ सकें। और इतना ही रखते हैं आज के लिए, कल नेक्स्ट क्लास में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद। संस्कृत परंपरा में आपका पुनः एक बार हम स्वागतम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। जय कृष्ण।